हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है लास्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जो क्लास 11th 12th का चैप्टर है बॉटनी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 में आया क्वेश्चन नंबर 12। हमें कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में किसके पास है। 2009 में और 11 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग थे तो आंसर अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले आपको देना है आंसर राइस के ऊपर। किसके ऊपर? राइस के ऊपर। राइस के बाद आता है आपके पास मैंगो। ये दो याद रखो, इन दोनों में से एक आंसर मिलेगा। अगर राइस गिवन है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी राइस को देनी है। अगर राइस की जगह पे मैंगो प्रेजेंट है तो मैंगो को देनी है। जैसे 12th में क्या पूछा गया, 12th चैप्टर क्वेश्चन में, कि मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके पास है, और यहाँ पर अगर राइस गिवन है तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आएगा। वही बाई 13 हमें क्या कहता है कि मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके पास है। तो इसमें हमारे पास राइस नहीं, मैंगो गिवन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा 2008 का क्वेश्चन। इसमें हमारे पास कुछ चार्ट गिवन है। देखो, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्पीसीज है, एरिया एंड नंबर ऑफ हैबिटेट। इन हैबिटेट के नाम मान लो, और ये स्पीसीज और उनकी पॉपुलेशन है। जैसे अगर पी है तो पी की ए एरिया में जो है 2.3 पॉपुलेशन है, बी की इतनी है, ठीक है। तो आपको देखना है मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है। देखो यहाँ पे 11.3 है, यहाँ पर 11.2 है, तो मैक्सिमम इसमें है। इससे ज़्यादा यहाँ पर 12 है, और 12 किसी में भी नहीं है। तो आपको पूछा गया है मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी किसके पास है, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज के नंबर है। तो ये है, तो हमारा जो एस है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 99 का क्वेश्चन है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो हमें मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जो 1995 में पूछा गया है। द अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। एक हैबिटेट के अंदर अगर हम किसी स्पीसीज पॉपुलेशन की अबंडेंस देखते हैं कि स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नीच डेंसिटी। कि वो नीच वाला नीच नहीं है, नीच डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, अमंग दी Avil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? हमारे पास चार है, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये चारों ही जो है कारण है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी घट रही है। और ये नीट 2026 का क्वेश्चन है। उसमें चार ऑप्शन गिवन थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो उसमें आपको चारों सिलेक्ट करने थे, वो ऑप्शन ठीक था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोज क्या है। उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस 4 मेथड्स। सबसे पहले को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल से, एक आप हो, एक आपका पार्टनर है। आप अपने पार्टनर की वजह से जीवित है, आपका पार्टनर आपके वजह से जीवित है। अगर आप मर जाओगे तो आपका पार्टनर भी मर जाएगा, अगर आपका पार्टनर मर जाएगा तो उसके बाद आप भी मर जाओगे। तो इसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, कि दोनों अगर जीवित है तो एक दूसरे की वजह से, जिसमें से अगर एक मर गया तो दूसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये होता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन के बाद है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मीन्स आप जंगलों को काट रहे हो, वो क्या है? वो उनका हैबिटेट है। जब उनका हैबिटेट ही खत्म हो गया तो वो रहेंगे कहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे जानवर मर जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी घटती है। और यही जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है एक्सटिंक्शन का। फिर बाद में है किसी भी स्पीसीज़ का ओवर एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, जिससे कि वो मर जाती है। डी है कि कोई बाहर से स्पीसीज आ गई, उसने जो वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज थी उसको मार दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सेम क्वेश्चन जो है वो 2019 में भी पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत कम चांस होते हैं कि रिपीट हो, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है, सेम कंसेप्ट रहता है।
थोड़ा मॉडिफाई करके उसको दे दिया जाता है। देखो 19 में आया, 22 में आया, फिर 26 में फिर आया, 4 साल बाद फिर आया, लेकिन कंसेप्ट तीनों क्वेश्चन जो है 19, 22, 23 और 26 में। अब 19 देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन किसके कारण है? हैबिटेट लॉस के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 4 बार सेम क्वेश्चन है, 4 बार। कंसेप्ट एक है, क्वेश्चन एक है, आंसर एक है, लेकिन वहाँ पर आके कोई क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट cause of animal and plant being driven to extinction? इसका आंसर आएगा वही हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सी क्वेश्चन नंबर 21, रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन। हमारे पास रेड लिस्ट डाटा आता है जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? उसके अंदर इंक्लूड होता है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो ख़त्म हो जाती है, जो थ्रेटेंड है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। 22 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। एक एग्जाम्पल है पार्थिनियम हाइड्रोफारिसिस, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरनाक है, सीवियर एलर्जी कोज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सी क्वेश्चन नंबर 23 16 में आया था, ये पहले वाले एग्ज़ाम में आया था, फिर जब रिपीट हुआ था फिर 2016 में भी लीक हुआ था। आपकी बार रीनेट हुआ है, तब भी रीनेट हुआ था, फिर दोबारा से फिर होगा। हम पहले गए हैं, तुम्हें पहले जाओगे, सबका नंबर आएगा। हमें सिर्फ अकेले का दोबारा प्रसाद क्यों मिले? प्रसाद लेना अच्छी बात है, आपको भी मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बहुत बार रिपीट हुआ है। The organization which publish the red list of species, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called, जिसको extremely high risk है कि वो species कभी भी ख़त्म हो सकती है, वो क्रिटिकल हो चुकी है, वो सीरियस हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आर। हमें कुछ गिवन है स्पीसीज के नाम, वो बताने हैं जो बाहर से आई हुई है। अब एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब होता है एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? एक्सिट, कहीं से बाहर। तो बाहर देश से जो आई है तो वो आई है वाटर हाइसिंथ। आपने सुना भी होगा, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में इसने इतना भयंकर तूफान मचाया था ना, तो स्पीसीज मारी थी इसने। तो यहाँ से आप समझते हो लेंटेना कामारा एंड वाटर हाइसिंथिस। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये गिवन है। साथ में आप पार्थिनियम कैरेट ग्रास भी लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो राइट है। विच प्लांट एंड एनिमल रिप्रेजेंट इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया? आउट ऑफ सिलेबस है, अब ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक नॉलेज के लिए बेंटिंग का नेकमराबा रेड पांडा कभी देखा भी नहीं होता भी नहीं। अकॉर्डिंग टू IUCN विच इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा? तो ऊपर वाला एक क्वेश्चन है कि जो रेड पांडा है वो क्या है? वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, रिस्क है, मर सकती है, खत्म हो सकती है, लुप्त हो सकती है। विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स comprises the highest number of endangered species? किसके अंदर हाई रिस्क है कि वो ख़त्म हो सकते हैं? वो है मैमल्स। हम मैमल्स। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस? वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूसली घटती जा रही है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण वही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। Occurrence of endemic species in South America and Australia due to, कि जो एंडेमिक स्पीसीज हैं जो ख़त्म हो रही है वो हमें अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाती हैं। इसका कारण क्या है? देखो पहला ऑप्शन है दिस स्पीसीज हैज़ बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम अदर रीजन,
कि जो स्पीसीज़ है एंडेमिक स्पीसीज़ जो हमें साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, वो हमें इसलिए देखने को मिलती है कि दूसरी जगह पे वो लुप्त हो चुकी है, कोई कारण नहीं है। लुप्त हो गई तो आप इसमें अमेरिका ने क्या किया, तो ये नहीं है। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, जो अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरह सेपरेट दूसरे से, हाँ ये हो सकता है। देयर इज नो टेरेस्ट्रियल रूट टू दिस प्लेसेस, इस प्लेस में कोई टेरेस्ट्रियल रूट नहीं है इसलिए नहीं है, गलत। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन गलती क्या होता है मुझे भी नहीं पता। एंड पार्ट ऑफ कंसेप्ट है लैमर एड्री इज फाउंड इन आउट ऑफ सिलेबस, कोई करने के लिए नहीं है। विच शैल बी द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ को ही ख़त्म कर देंगे तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वाइड जीन ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस विल नॉट बी ऑब्टेन, सोयल इरोजन, फूड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इससे क्या होगा, जो वाइल्ड जीन है डिसीज रेजिस्टेंस के वो ऑब्टेन्ड ही नहीं होंगे। वाइल्ड लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो उसके अंदर जीन्स कैसे उत्पन्न होंगे। द मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मेन रीजन क्या है, उनका नेचुरल हैबिटेट हम खत्म कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट्री कमीशन रिपोर्ट 1997, द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया इज 19.5, अब अपडेट हो चुका है, पहले का डाटा है 2000 का। ये क्वेश्चन भी नहीं आ सकता क्योंकि 1998 का डाटा है, अब चेंज हो चुका है, ये भी नहीं आ सकता। ये आ सकता है 39। दोनों क्वेश्चन आ गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ खतरे में आती है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम आया और मुझे लगता है रीनेट में भी आएगा, नीट में आ चुका है 2026 में भी, और रीनेट में भी इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जितना मेरा मन कह रहा है। द हिस्टोरिक कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जी हर्थ समिट जो रायो डी जेनेरियो में हुई थी वो 1992 में हुई थी, और ये अगर आप 12th में नहीं पढ़ी, अगर आपने 10th भी की है तो ये आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, मुझे रटवाया गया था, मुझे आज भी याद है, हमारे बोर्ड में भी आया था ये। The World Summit on Sustainable Development that was held in 2002 in Johannesburg, South Africa pledged food. तो इन्होंने किसके लिए प्लेज किया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हम रिसोर्सेज को तो यूज़ करेंगे लेकिन यह समझ कर यूज़ करेंगे कि वो लुप्त ना हो जाए, कि हमारी आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए भी वो बच के रह सके। तो वही है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीड फ्रॉम जेनेटिक नहीं, आ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हाँ, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके अंदर हम डिक्रीज कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड दिए गए हैं। अब देखो हमारे पास लेट्स चेंज द कलर। कंजर्वेशन के हमारे पास दो मेथड होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब आपकी एक्स थी वो आपको छोड़ के जा चुकी है यानी कि बाहर। अब इन सीटू एंड द एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है, ऑन साइट, कि जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है आप उसी जगह को बचा लो तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप बच जाएगा। एक्स सीटू का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है कि वो ख़त्म हो सकता है, आप उसको उठाइए, कोई दूसरी जगह जो प्रोटेक्टेड जगह है, प्रोटेक्टेड प्लेस है, वहाँ पर उसको रख दीजिए, वो बच जाएगा, यानी कि आउटसाइड दी साइड। जिसका एग्जाम्पल क्या है, जू। जू में आप क्या देखते हो, जू में आप देखते हो कि आपको कुछ एनिमल्स जंगल में नहीं है, उन्होंने अपना ही जू बनाया जूलॉजिकल पार्क और वहाँ पर उसको बचाकर रखा हुआ है। अब देखो पहला है सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी जगह पे आप जो है एक पेड़ है,
आप इसको पूजते हो, क्या आप इसको पूजते हो और कुछ काटने के लिए आए, आप यहाँ पर अड़ चुके हो कि ये हमारा जो है हमारा रिलीजियस पेड़, हम इसको नहीं काटने देंगे। और अगर आप इसके साथ चिपक जाती हो कि अगर काटोगे तो हमें साथ में काटना, तो इसको हम कहलाता है चिपको मूवमेंट, जो अगर आपने पढ़ा है तो जियोग्राफी की 10th क्लास की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो हमें देखने को मिलता है खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। तो ए का आ गया 4, ए का आ गया 4। जूलॉजिकल पार्क एक्स है आपकी, बाहर निकाल के रखा है, तो बी का आ गया 3। नाइल पर्च, नाइल पर्च क्या थी? एक एलियन स्पीसीज थी, तो बाहर से आई थी, उसने बहुत सारे स्पीसीज को मारा था। तो सी का 1। अमेजोन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो डी का आ गया 2। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Western Ghats have a large number of plants and animal species that they are not found anywhere else. Which of the following term is used to notify such species? ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक जगह में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, ऐसे स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स-C2 कंजर्वेशन? कौन सी आपकी एक्स नहीं है? तो देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? जो हम पोलन ग्रेन्स सीड्स को प्रिजर्व करते हैं एट -196 डिग्री इन दी नाइट्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, वो तो एक्स-C2 है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बाहर जाकर हो रही है, तो एक्स-C2 है। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार करना, ये भी एक्स-C2 है, लैब के अंदर होता है। नेशनल पार्क जो है वो हमारा इन-C2 होता है। इन-C2 कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल सिस्टम, या फिर कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, जंगल में अगर कुछ स्पीसीज है जो खत्म हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? आप पूरे जंगल को बचाओगे ना। तो इन-C2 में आता है कि आपको पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम उसको कंजर्व करना है। 46 है, in the following each set a conservation approach and an example of method of conservation are given, in-C2, ex-C2, in-C2 and ex-C2। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ex-C2 में क्रायो प्रिजर्वेशन आती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एक ही में गिवन है। in-C2 में बायोस्फीयर रिजर्व आती है, ये बात ठीक है। एक्स-C2 में सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं, बात गलत है, ऊपर ही पढ़ी थी हमने। इन-C2 में सीड बैंक आते हैं, बात गलत है। सीड बैंक के लिए सेपरेट प्लेस बनाया जाता है जहाँ पर हम उनको रखते हैं, तो वो एक्स-C2 का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन-C2 कंजर्वेशन? वहाँ पर ही आपने सोल्व किया है, सेक्रेड ग्रुप है। बोटेनिकल गार्डन नहीं है, बोटेनिकल गार्डन और बोटेनिकल जो रोजिकल जो पार्क है वो हमारे एक्स-C2 कंजर्वेशन है। वहीं पे सेंचुरी जो है वो हमारे इन-C2 है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी है, आप सफारी करने कहाँ जाओगे? सफारी करने आप बाहर जाओगे, तो ये क्या है? ये हमारा एक्स-C2 कंजर्वेशन है। द अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, उसका हमारा मेन फंक्शन क्या था? The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called to reduce CO2 emission, global warming, okay, for conservation of biodiversity, okay, to assess। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, और साथ ही साथ हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अपनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब दोबारा बताता हूँ आपको कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज है हम उसको यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी हम दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास हमारी आने वाली जनरेशन्स भी है, उनको कोई नुकसान, उनको कोई दिक्कत ना आए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-C2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, ये सारे के सारे एक्स-C2 है, कौन सा नहीं है? सफारी करने बाहर जाएंगे, एक्स-C2 है। बोटानिकल गार्डन एक्स-C2 है। सीड बैंक्स एक्स-C2 है, लेकिन जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो वहाँ पर ही होता है, तो इन-C2 है। Which one of the following is called ex-C2 conservation of threatened animals and plants?
कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन है, मतलब वहाँ से आपने बाहर जाकर उसको सेव किया है, तो वो आता है हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर। The region of biosphere reserve which is legally protected and there no human activity is allowed is known as core zone। देखो अंदर होता है कोर जोन, जहाँ पर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा बफर जोन, जहाँ पर सिर्फ काम करने वाले जाते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन, जहाँ पे हम भी जाके घूम सकते हैं। और फिर आता है बाहर का एरिया, जहाँ पर वहाँ के लोग रह भी सकते हैं। How many hotspots of biodiversity in the world have been identified till now by Roman Mayer? तो हमारे पास पर 25 थे, फिर 8 9 फिर बाद में ऐड हुए, और अब हमारे पास जो है 24। अच्छा 10 साल में बड़े नहीं एनसीईआरटी भी की है गजब चीज़ है। 10 साल पहले 34 था, आज 34 है। Cryopreservation of gametes of threatened species in viable and fertile condition is known as ex situ conservation of biodiversity, and this is option number D. Which of the following pair have given correct combination? Correct combination ढूंढना हमें। इन सिटू में सीड बैंक हो ही नहीं सकता, इन सिटू में टिश्यू कल्चर, एक्स सिटू में सेक्रेड ग्रुप्स हो ही नहीं सकता, इन सिटू में नेशनल पार्क, एक्स सिटू में बोटानिकल गार्डन, दोनों ही जो है हमारे ठीक मुझे लग रही है। ठीक देखते हैं। इन सिटू क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो इन सिटू में नेशनल पार्क, और एक्स सिटू में बोटानिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। दिस स्पीसीज एक पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, कहीं और हमें देखने को नहीं मिलती, उस स्पीसीज को हम रेफर करते हैं एज द एंडेमिक स्पीसीज। इसका आ गया ऑप्शन नंबर बी। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, वहाँ से बाहर निकाल लिया, वहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, तो ये आ गया हमारा सीड बैंक। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रही अगेन। Which one of the following is not used for एक्स सिटू, बाहर जाकर सेव नहीं करते, तो ये हमारा आता है बोटानिकल गार्डन्स एक्स सिटू है, सीड बैंक्स एक्स सिटू है, फील्ड जीन एक्स सिटू है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, आज हम ये उगा रहे हैं, कल हम कुछ और उगाएंगे। Which one of the following areas in India is a hot spot of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट इंडिया के अंदर हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? वेस्टर्न घाट में, ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट, यस वेस्ट बंगाल हमारे पास है, तो वेस्टर्न घाट में हमारे पास हॉट स्पॉट है। When rhinoceros is a natural inhabitant which of the following Indian state, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आसाम के अंदर पाया जाता है। चिपको मूवमेंट आया था किसको प्रिवेंट करने के लिए? फॉरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज का है। ये नहीं है 61 वाला। 62 देखो, विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलता? लेस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, एक्सक्लूडेड स्पीसीज लॉस। देखो स्पीसीज रिचनेस वहाँ पर हाँ होती है, हम वहाँ पर सेव करके रखते हो तो होती है। एंडेमिज्म भी होता है, जो वहाँ पर स्पीसीज है वो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ स्पीसीज लॉस भी होते हैं, मरेंगे वो भी, लेकिन वहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है, लेस नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो करेक्ट है। वर्ल्ड समिट जो है 1922 में हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये साउथ अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिला था, साउथ अफ्रीका में, हाँ इसमें होता। 64 देखिए, विच वन इज ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैपेंड पार्टिकुलर, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है। विच वन इज द हाई हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ने कौन सी ईयर में पास किया था? 2002 में किया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हमने जिम्मा उठाया था गाइस।
एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, क्योंकि वो एक्सेस टू कंजर्वेशन है और वहाँ पर हम मोस्टली प्लांट्स को सेव करते हैं, तो दे अलो एक्सेस टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एक्सेस। In your opinion, which is the most effective way to conserve the plant diversity of an area? आपके लिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर आप बना दीजिए। What is a keystone species? कीस्टोन स्पीसीज हम किसको बोलते हैं, तो कीस्टोन स्पीसीज ये होती है जो पूरी बायोमास में थोड़ा सा ही पोर्शन अपना एक्वायर करती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाती है। मीन्स छोटा बम बड़ा धमाका वाली बात है कि नंबर छोटा है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। आज स्पीसीज विच मेक अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी, फिर भी उसके पास ह्यूज इम्पैक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। वायबल मटेरियल फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय, तो हम कहाँ पर प्रिजर्व रखेंगे, जीन बैंकिंग में, वहाँ पर हम उसके जीन्स को स्टोर करके रख देंगे, वायबल मटेरियल बनाएंगे हम उसके डीएनए को। बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व्ड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करने, तो उसको प्रोटेक्ट के रखो। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, 74 भी आउट ऑफ सिलेबस, 75 भी। यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे नीट PYQs, जो 2026 में PYQ आई थी वो जो पहले आ चुके हैं मोस्टली उसमें से थे, वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। कुछ PYQs ऐसे हैं जो मैंने कल डाल दिए हैं, उसमें से आए थे, आजकल वो चल रहे हैं। देखो, एक तो पॉल एरलिख का नाम, एक आता है अलेक्जेंडर वॉन वर्ल्ड, और एक और आता है जिसने स्पीसीज एरिया दिया तो अलेक्जेंडर ने दिया था, डेविड टिल्डमैन जिसने दिया था हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ज़्यादा स्पीसीज होंगे ज़्यादा एरिया में, और अलेक्जेंडर ने कहा था कि कोई उसके अंदर रिलेशन है, और पॉल एरलिख ने कहा था राइवर्ट हाइपोथेसिस दी थी। तो ये सब पढ़ लेना, मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में।